हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अपना जो वीडियो लेक्चर चल रहा था वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले अपना एक वीडियो आ चुका था जिसमें अपन ने जाने थे कि 1 पेरेंट्स और 2 पेरेंट्स कैसे होते हैं और कैसे रिप्रोडक्शन होता है। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें अपन बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखिए आप। नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र होता कहाँ है? तो ध्यान रखना श्रोणि पार्ट जिसको अपन बोलते हैं श्रोणि मेखला। कौन सी मेखला बोलते हैं इसको? साथियों इसको अपन बोलते हैं श्रोणि मेखला के पास उपस्थित अपन बोलते हैं पेल्विक रीजन के पास यह है उपस्थित। इस नर जनन तंत्र के कितने भाग पाए जाते हैं साथियों? 4 पार्ट पाए जाते हैं। अपन ऐसा करते हैं पहले मैं इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम होता है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल प्रोडक्टिव। अब इसमें अपन समझते हैं। सुनो, अब इसके कितने भाग होते हैं? तो हमने लिखा सर इसके 4 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं जी इसके? 4 पार्ट होते हैं। कहाँ से शुरुआत होते हैं? देखो, ये जो भाग है ना आपको दिखाई दे रहा है, मैं जिसको अभी मैं ये कलर कर, इसको साथियों अपन वर्षण बोलते हैं। कौन सा भाग बोलते हैं इसको? वर्षण बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में टेस्टिस। इस साइड देख लो, इसको भी अपन क्या बोलेंगे साथियों? इसको भी अपन बोलेंगे वर्षण। ये 1 पेयर होते हैं। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको मैं, ये वाला, ये, इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्यों मैं लिख रहा हूँ एपिडाइमिस, या ये अधिवर्षण। ये रेट टेस्टिस, मतलब यहाँ से लेके इसको जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है वो। और साथियों यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। एक है यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक, यूरेथ्रा तक, इसको भी क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। इसको भी शुक्रवाहिका ही बोलते हैं। मैंने अलग अलग कलर से लिखा, मैं बाद में बताऊंगा। जो जो मैंने इस पिंक कलर से लिखा है ना, ये इसका साथियों कौन सा भाग है? ये साथियों है आपके सर, बिल्कुल। 2 नंबर पार्ट है। 2 नंबर पार्ट में क्या क्या शामिल है? रेट टेस्टिस, एपिडाइमिस, आपका वास एफ्रेंसिया और साथ में कौन सा भाग? ये यूरेथ्रा वाला। ये दूसरा भाग है। देखो 2 नंबर लिख दिया। अब 3 नंबर की बात करते हैं। अलग कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेड कलर से शुरुआत करते हैं। इस 2 नंबर को बोलते हैं एसेसरी डक्ट। ये जो मैंने ये लिखी है ना, ये इस कलर से, इसको बोलते हैं सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सहायक नलिका। अब देखो ये है कि ये वाला भाग आपको दिखाई दिया, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। तो वैसे शुक्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शुक्राशय। समझ में आया? एक तो ये वाला भाग इस कलर से लिख रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला शेप को प्रोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? प्रोस्टेट। ये 3 ही है, आपको ध्यान रखना है। और एक आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा होगा यहाँ। इनका क्या-क्या रोल है वो और चर्चा। इसको बल्बो यूरेथ्रल। क्या बोलते हैं साथियों? बल्बो यूरेथ्रल। ये जो मैंने इस कलर से लिखा है ना, ये इसका तीसरा पार्ट है। इसको साथियों क्या बोलते हैं? सहायक जनन ग्रंथियां। तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ। ये सारी कैसी हैं? ये साथियों ग्लैंड्स हैं। याद रहेगा आपके? अब बट गए नंबर 4, आउटर पार्ट। आउटर पार्ट में जो है, एक तो ग्लास पेनिस है
और ये जो भाग है ना पेनिस वाला, ये है इसका 4 नंबर भाग। क्या भाग है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक बार चर्चा कर देता हूँ। अलग कलर से आपको, अलग कलर से कोशिश करूंगा आपको दिखे, ब्लैक कलर से। सबसे पहले ये वाला भाग कौन सा है? ये तो है 1 नंबर भाग। ये एपिडाइमिस, रेट रेट टेस्टिस, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका मतलब वास एफ्रेंसिया, वास डिफरेंसिया, ये कितने नंबर पार्ट है? 2 नंबर। इसको क्या बोलते हैं? सहायक ग्रंथियां बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और ये शुक्राशय, जिसको सेमाइनल वेसिकल मैंने बोला है, प्रोस्टेट और आपका बल्बो यूरेथल, ये है पार्ट नंबर 3, को अपन बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। और बच गया चौथा एक्सटर्नल ऑर्गन, उसको साथियों अपन, साथियों आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो वापिस अपने टॉपिक। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे, है ना, कि सर जी इसके कितने भाग पाए जाते हैं? तो हमने कहा इसके सर 4 भाग पाए जाते हैं। कितने पार्ट पाए जाते हैं इसके? 4 पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? चलो सबसे पहले अपन बात करें वृषण की। किसकी बात करें? इसको टेस्टिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? टेस्टिस। कितने पेयर पाया जाता है साथियों? ध्यान रखना, 1 पेयर पाया जाता है। कितने जोड़े पाया जाता है? 1 पेयर पाया जाता है। ये नर जनन तंत्र का प्राइमरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है साथियों? प्राइमरी ऑर्गन। मतलब इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक जननांग। क्या कहते हैं साथियों? प्राथमिक जननांग। ये पहला भाग हो गया 4 नंबर में। सर समझ में आया? बिल्कुल। दूसरा साथियों, सहायक डक्ट्स, सहायक नलिकाएं। तो हमने पार्ट नंबर कितना बोला साथियों? 2। और तीसरी है नर जनन ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? नर जनन ग्रंथियां। चौथा है बाह्य जननांग। तो मैं एक को लिख देता हूं, यूरेथ्रा। साथियों मुझे ये बताओ, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो सबसे पहले अपन एक एक कर इनकी चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किस? प्रश्न की। किसकी चर्चा करते हैं? प्रश्न की। चलो देखिए जी, वर्षण होता कैसे, इसकी भी अपन डिस्कशन। हेडिंग लिखा जी, वर्षण, या जिसको मैंने लिखा है टेस्टी, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं आपके। चलो शुरुआत करते हैं। संख्या में कितने? 1 पेयर। मैं लिखता जाऊंगा और आप है ना अपने सुंदर से नोट बनाते जाना। संख्या में 1 पेयर पाए जाते हैं। 1 पेयर। समझ में आ गया? स्थान कौन से स्थान पे पाए जाते हैं? ये स्क्रोटम में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं वृषण कोष। कहाँ पाए जाते हैं टेस्टिस? तो ये स्थान क्या है, इसकी लोकेशन सुनो। ये किस में पाए जाते हैं? ये वृषण कोष में पाए जाते हैं। ये साथियों पाए जाते हैं वृषण कोष। वृषण कोष को अपना साथियों क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम में पाए जाते हैं। तक समझ में आ गया? मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा। ये जो वृषण कोष है, ये शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, तो इसका मतलब वृषण जो है ना, वो शरीर से कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर से कहाँ पाए जाते हैं? बाहर पाए जाते हैं। अब सवाल आता है कि बाहर क्यों पाए जाते हैं? बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वृषण के अंदर होता है शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान चाहिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम। बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और शुक्राणु के निर्माण के लिए और शुक्राणु के मैच्योर होने के लिए जो तापमान चाहिए वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइन लिख देते हैं। वृषण कोष मानव बॉडी से बाहर पाए जाते हैं। वृषण कोष मानव बॉडी से कहाँ पाए जाते हैं? बाहर पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, ये बाहर क्यों पाए जाते हैं? ध्यान रखना, कहाँ पाए जाते हैं? बॉडी से आउटर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इससे बाहर पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि क्योंकि वृषण में, वृषण में प्राणुओं का निर्माण होता है।
शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। जी। और शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान चाहिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 2 से ढाई डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए, इसलिए कहाँ रहते हैं ये? बाहर। तो हम लिख देते हैं इस बात को, क्योंकि शुक्राणुओं निर्माण के लिए तापमान एग्जैक्ट लिख देता हूं मैं, चलो। तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए चाहिए इसलिए ये बाहर होते हैं। क्या होते हैं? बाहर होते हैं, ताकि टेम्परेचर कम रखा जा सके। ताकि टेम्परेचर क्या रखा जा सके? कम रखा। समझ में आया? जब बॉडी से बाहर रहेगा ना, तो दिमाग में बैठा लो, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? सर बिल्कुल समझ में आया। अब एक बात और बताओ, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं अपन। वो भी लिख देते हैं। अब शुक्राणु का जो निर्माण होता है, शुक्राणु जनन, और इसी शुक्राणु जनन को साथियों क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से प्रश्न में तुम का निर्माण होता है। का निर्माण। विद्यार्थियों, ये बात अपने मस्तिष्क में सेट कर लो। शुक्राणु जनन, जिसका क्या नाम है दूसरा? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? ध्यान रखना साथियों, शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं। बोलो, आपके ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन आगे। अब अपन बात करते हैं कि सर शुक्राणु की शेप कैसी होती है? शेप हम किसकी कर रहे हैं? शुक्राणु की तो हम बाद में बात करेंगे। शेप देख लेते हैं किसकी। प्रश्न किया टेस्टिस। टेस्टिस की शेप कैसी? तो ध्यान रखना, ओव्यूल टाइप की होती है। OVAL, ओव्यूल शेप होती है। तब कैसी टाइप की? इसकी प्रश्न की। अब इसकी लंबाई कितनी होती है वो लिख देते हैं। लंबाई और एक हम लिख देते हैं। लंबाई होती है इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई होती है जी 2 से। समझ में आया सर? बहुत अच्छे से समझ में आया सर। अब हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब अपन बात करते हैं वृषण की एंटोनोमी, वृषण की आंतरिक संरचना का अपन क्या करते हैं? एटोनोमी ऑफ टेस्टिस। चलो स्टार्ट करते हैं। वृषण की आंतरिक संरचना। अब वृषण की आंतरिक संरचना में क्या क्या होता है, उन सब चीजों को अपन क्या करेंगे डिटेल से। एक बार मैं वृषण की जो स्ट्रक्चर से डाउनलोड की वो और आपको मैं दिखाऊं। आप एक बार सुनना भी मेरी बात को।
ये आउटर लाइन बना रहा हूँ मैं इसकी, तो आपको एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा क्या है कैसे क्या। आप सुनते जाना। ओके, ये साथियों वर्षण है। क्या है भाई? वर्षण। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर किसकी है साथियों? वर्षण की है। ये स्ट्रक्चर पूरी किसकी है? स्ट्रक्चर पूरी है वर्षण की। ओके, इसके अंदर ऐसे लहरदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ये वाले देखो, ये वाली मैं बना रहा हूँ, आप देखना एक बार को, आप इस चीज को आराम से देखना। ये मैं जो बना रहा हूँ, मैं पर समझने के लिए बना रहा हूँ, ये वाली तो मैं येलो कलर से बना रहा हूँ। ये बात कर, इसको साथियों क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये जो मैंने इस कलर से येलो कलर से बनाई है ना, जो मैंने येलो कलर से साथियों ये बनाई है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं साथियों? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आया समझ में? समझ में आया। इस टेस्टिकुलर ये लहरदार की संख्या होती कितनी साथियों? ध्यान रखना, इनकी संख्या 250 से 300। ये सवाल परीक्षा में समझ में आया? वृषण के अंदर ऐसे ऐसे संरचना मिलेंगे आपको लहरदार, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। आ गया समझ में सर? चलो अब आगे चर्चा। ऐसे ये जो बीच में स्ट्रक्चर बनी हुई ना, ये वाली, ये यूं करके यूं रेड कलर से लिख ले, ज्यादा बेटर समझ। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना रखी हैं, सब मैं बना देता हूँ ये वाले, ताकि आपको अलग से डायग्राम दोबारा फिर अपने काम में आने। मैंने पूरी बना दी इसको। इस रेड कलर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस। क्या बोलते हैं इसको? जो सेमनीफेरस ट्यूब। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब बोल। बोलो साथियों, आपके समझ में है कि नहीं है? आ गया। एक स्ट्रक्चर थोड़ी सी और है, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तक आपको समझ में है? बार बता रहा हूँ। ये जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं सर? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और जो बीच में मैंने रेड कलर की बनाई है, इसको साथियों क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब। क्या बोलते हैं साथियों? सेमनीफेरस ट्यूब। अब बाकी की जो ये स्ट्रक्चर बच गई ना, एक बार मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। इसको बोलते हैं एपिडाइमस, या इसी का एक और नाम है क्या बोलते हैं साथियों? अधिवर्षण। इस अधिवर्षण की भी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ तक बोलो, आपके समझ में आया कि नहीं आया? आया? और वहीं चल, वर्षण के अंतरिक्ष। वर्षण के अंदर क्या पाई जाती हैं साथियों? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स पाई जाती हैं। एक बात लिख देते, वर्षण में लहरदार लहरदार मतलब लेयर टाइप लहरदार संरचना पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है, जिसे टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहा जाता है। इसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। लोब्यूल्स कहा जाता है। लो, ये क्या कहा जाता है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इसकी बात, और इसकी संख्या
250 से 305 जी। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब। चलो, उन लोब्यूल्स के मध्य में सेमनीफेरस ट्यूब पाई जाती है। सेमनीफेरस क्या पाई जाती है? यहाँ तक साथियों समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम बार स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? प्राइमरी तौर पर या प्राथमिक तौर पर स्पर्म या जिसको अपन बोलते हैं शुक्राणु का निर्माण यहीं पर होता है। यहीं पर होता है का मतलब क्या है? यहीं पर होता का मतलब है सेमनीफेरस। बोलो, ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? कब होता है? तो साथियों प्रथम बार जब शुक्राणु का निर्माण होता है, उस अवस्था को साथियों क्या बोलते हैं? उस अवस्था को बोलते हैं प्यूबर्टी एज। PUBER, प्यूबर्टी एज में होती है। प्यूबर्टी एज कब होती है? 11 से लेके 13 वर्ष के निर्माण होता है प्यूबर्टी एज में। चलो आगे चलते करें चर्चा। सर बिल्कुल, आगे चर्चा। और इसी वर्षण में कितनी सेल पाई जाती हैं? 3 सेल में पाई जाती हैं। 3 सेल पाई जाती हैं वर्षण में। 3 सेल पाई जाती हैं। अब ये 3 सेल होती कौन कौन सी हैं? चलो देखते हैं। चर्चा कर इनकी भी, है ना? पहली जो है बोलते हैं जर्म सेल। दूसरी जो है उसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? सर्टोली सेल्स। तीज इसको बोलते हैं लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग। समझ में आया? अब इनका काम क्या क्या है वो? ये जो जर्म सेल हैं ये क्या करते हैं? ये भाई साहब प्राथमिक तौर पर तो शुक्राणु का निर्माण होता है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब में। उसके बाद किसमें निर्माण होता है? इसी आपकी जर्म सेल में। समझ में आया सर? और ये जो सर्टोली सेल है ये अलग से क्या करती है भाई साहब? इसको क्या प्रदान करती है साथियों? को प्रदान करती है ये का पोषक तत्व प्रदान करती है। और ये जो लीडिंग सेल है ये मानव में पाए जाने वाले या पुरुषों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन उत्पादन करता है। 2 आ गया ना? एक सेमनीफेरस को मैं यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। अब कई बच्चों की थोड़ी दिक्कत रह गई, उसको मैं बाद में बताऊंगा। सेमनीफेरस ले लो, जर्म सेल ले लो। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। क्या जी? स्पर्म का फॉर्मेशन। आया समझ में? आया। अब इस स्पर्म को किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। तो सर्टोली सेल स्पर्म को क्या प्रदान करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं। ये भी समझ में आ गया? सर ये भी समझ में आ गया। अब बच गई 3 नंबर लीडिंग सेल। अब ये क्या करती हैं? मैं लीडिंग सेल
क्या करती हैं उस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आपको समझ में आया? एक पुरुषों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका क्या करते हैं उत्पादन। मैं सी को यहाँ लिख देता हूँ, लीडिंग सेल को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में भी आ जाएगा। लीडिंग सेल, लीडिंग सेल क्या करते हैं, मेल हार्मोन, मेल हार्मोन, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। का क्या क्या करती हैं उत्पादन करती हैं। आपको दिखाई तो दे रहा होगा सर, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ भाई, इस चीज को समझना भाई, ये थोड़ी आप भी करना। टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं कौन सा हार्मोन, मेल हार्मोन। इस हार्मोन का उत्पादन कौन सी सेल करती हैं, लीडिंग सेल। टोल्ली कोशिका क्या करती हैं, स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं, पोषण। और स्पर्म का निर्माण कौन सी सेल करती हैं, आपकी स्पर्म सेल। अब इस स्पर्म में तीन चीजें हो गई, कौन कौन सी, एक तो आ गया स्पर्म खुद हो गया जी, और उसको पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी सेल, सर्टोली। और पोषण किस फॉर्म में प्रदान करती है, ध्यान रखना, ये फ्रक्टोज देते हैं इसको। स्पर्म का जो मेन पोषक पदार्थ होता है वो फ्रक्टोज होता है, मैं बाद में चर्चा करूंगा ये फ्रक्टोज क्या होती है। और टेस्टोस्टेरोन भी डाल देती हैं। सर समझ में आया सर, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल मामला क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया किसका, टेस्ट प्रश्न की हम यहाँ तक बातें कर चुके हैं। चलो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं 2 नंबर पार्ट की बात करने जा रहा हूँ। 2 नंबर जो पार्ट है उसका नाम है सहायक डक्ट्स, सहायक नलिकाएं। तो लिखते हैं अपन एसेसरी डक्ट्स, इसको बोलते हैं सहायक नलिका। सुनो ये सहायक नलिकाएं क्या होती हैं, अब होती कौन कौन सी है वो सुन लो। 4 होती हैं जी। सहायक डक्ट्स कितनी होती हैं, ध्यान रखना सर, 4 होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले हम एक बात करेंगे जी, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। और इसी एपिडिडाइमस को क्या कहते हैं, अधिवर्षण कहते हैं। 2 नंबर जो है उसका नाम है वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया, फ्रेंसिया। और एक है आपका वासा डिफरेंसिया। ये दोनों सेम ही है, एक प्रकार के डक्ट्स हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। वासा डिफरेंसिया। और 4 नंबर जो डी है उसको मैं बोल रहा हूँ रेट टेस्टिस, रेट टेस्टिस। तो सुनो ये 4 हो गई जी, आ गया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ तक। इन दो को अपन क्या बोलते हैं, सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स, या इसको शुक्र वाहिका भी बोलते हैं, शुक्र वाहिकाएं। 4 हो गया। अब वापिस टॉपिक पे आते हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, ये कृति क्या है वो सुनो आप तो, है ना। जो स्पर्म बन गया उस स्पर्म को मैच्योर कहाँ पे होता है, वो स्पर्म एपिडिडाइमस में। और ये वासा एफ्रेंसिया और वासा डिफरेंसिया और ये रेट टेस्टिस को आउट करता है बॉडी से यूरेथ्रा के माध्यम से, ताकि जनन की प्रक्रिया संभव हो सके। आया समझ में। दोबारा मैं एक बार उसी डायग्राम पे आपको लेके चलता हूँ। ये लो जी, ये पड़ा डायग्राम आपके सामने, यहां मैं पेन रख रहा हूं, है ना। आपको मैं अलग प्रकार का पेन ले लेता हूँ, ये दिख जाए। यहाँ पे हुआ स्पर्म का निर्माण है, इस स्पर्म को इस वाले पार्ट से निकालना है, बॉडी से करना है इसको आउट, ना।
अब ये यहाँ से होके यहाँ और यहाँ आउट होता है। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। इस जाने के लिए ये मार्ग है, इस मार्ग को क्या बोलते हैं? सहायक नलिका। क्या बोलते हैं? सहायक नलिका। तो सहायक नलिकाओं में क्या-क्या है? एक तो है रेट टेस्टिस, एक आपका अधिवर्षण, एक वास डिफरेंशिया, एक वास डिफरेंशिया। ये चारों मिलके किसका निर्माण ये चारों मिलके किसका निर्माण करती है? सहायक नलिकाओं का। और इस वाले पार्ट से कौन बाहर हो जाता है? आपका स्पर्म। समझ में आया? आया। चलो अपन यहाँ आए। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टॉप। यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं। ओ भाई आप 4 पार्ट तो हमने लिख लिए जी, बिल्कुल लिख लिए सर। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवर्षण की। उसको आपको डायग्राम से समझाते हैं। उससे पहले मैं एक बात लिख दूं कि डक्ट स्पर्म को बॉडी से ट्रांसपोर्ट करती हैं, सहायता करती हैं। चलो देखिए, ये डक्ट्स स्पर्म को बॉडी से आउट करती हैं। आउट मतलब बाहर निकालते हैं। इस लाइन को मैं एक बार अलग पेन से इसको बता देता हूं कि मैं ये सहायक नलियां, ये काम है इनका। ये जी क्या है इनका काम है। आगे देखते हैं। समझे आगे? सर बिल्कुल। अब मैं वापिस एक बार मैं डायग्राम खुद बना देता हूँ अब की बार, आप उस चीज को। ये मैंने क्या बना दिया जी? ये मैंने वर्षण बना दिया। और लहरदार संरचनाएं और बना देता हूँ। ये एक, ये दो हो गई जी, ये तीन, ये हो गई। ये क्या है बीच वाली? टेस्टिकुलर लोब्स। और इनके बीच में क्या है? रेड कलर से बनाया था। ये क्या है जी? ये सेमनीफेरस ट्यूब। क्या है? सेमनीफेरस। समझ में आया? सर बिल्कुल। इस सेमनीफेरस ट्यूब के ये बिल्कुल नजदीक, बढ़ा के बताओ, यहाँ इसकी बिल्कुल नजदीक एक जगह है। इस जगह को अपन बोलते हैं क्षण। क्या बोलते हैं? ही एपिडिडाइमस। अब देखो सुनो, यहाँ किसका निर्माण हो गया? यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन। अब स्पर्म फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्पर्म अभी मैच्योर नहीं है। अब ये कहाँ जाता है? इस वाले भाग में जाता है, यहाँ पे। यहाँ पे ये स्पर्म क्या हो जाता है जी? मैच्योर हो जाता है। यहाँ स्पर्म क्या हो गया? मैं इसको डॉटेड लाइन जो बनाई मैंने, इसको एक्चुअली स्पर्म बनाया है। यहाँ इस शुक्राणु क्या हो गए? क्या हो गए? सेमिनिफेरस ट्यूब में शुक्राणु का निर्माण हुआ। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये लो जी, यही है सेमिनिफेरस ट्यूब। यहाँ शुक्राणु बना, सर बिल्कुल समझ में आया। लेकिन यहाँ शुक्राणु कैसा है? अपरिपक्व शुक्राणु है। अपरिपक्व स्पर्म। इस अपरिपक्व स्पर्म यहाँ से कहाँ आ गया? इस वाले भाग में आ गया। और यहाँ शुक्राणु कैसा होगा? अधिवर्षण में शुक्राणु कैसा होगा? परिपक्व होगा। यहाँ अधिवर्षण शुक्राणु परिपक्व होता है। शुक्राणु यहाँ क्या होता है? ये दो बातें आपके दिमाग में गई। शुक्राणु का निर्माण कहाँ? वर्षण में। वर्षण में किस जगह? इस सेमनीफेरस ट्यूब में। समस्या क्या है? शुक्राणु मेच्योर नहीं है। और मेच्योर होने के लिए शुक्राणु कहाँ गया? अधिवर्षण में। और यहाँ शुक्राणु क्या हो गया जी? मैच्योर हो गया। आपको बात ये समझ में आई? सर बिल्कुल समझ। और साथ में यहां सुनो आगे, और सुनो बात, यहां और यहां
2 लाइनें और बना रहा हूँ। इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिकाएँ। वास एफ्रेंसिया, वास डिफरेंशिया, इन दोनों को क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिकाएँ। और यहाँ से स्पर्म क्या हो जाता है? आउट। और इन चारों को एक साथ क्या बोलते हैं अपन? सहायक जनन सहायक एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। क्या गया हुआ है शायद? दोबारा से सुनो। और यहाँ से यूरेथ्रा, यहाँ से आउट कहाँ से होता है? यूरेथ्रा से क्या हो जाता है? इंजेक्ट हो जाता है, स्पर्म जो है वो निकल जाता है बाहर। ये शायद आपको अच्छे से पक्का? सर बहुत अच्छा। चलो मैं इसी चीज को आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, आपको थोड़ा और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सारी राम कहानी में दोबारा समझा रहा हूँ, एक एक लाइन। यहाँ मैंने लिखा सेमनीफेरस ट्यूब। ट्यूब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये लो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जी, अब आगे सुनो कहानी। फिर क्या हुआ? ये किस में गया? एपिडिडाइमस, अधिवर्षण में। यहाँ ये गया अधिवर्षण। अधिवर्षण को क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। एपिडाइमस। क्या हुआ? शुक्राणु परिपक्व हुआ। यहाँ क्या हुआ? मेच्योर ऑफ। यहाँ पे क्या हुआ? शुक्राणु परिपक्व है। यहाँ हो गया शुक्राणु परिपक्व है। उसके बाद जी शुक्राणु कहाँ गया? वास वासा डिफरेंशिया। के बाद किस में गया? वासा डिफरेंशिया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिया। और यहाँ क्या हुआ? यूरेथ्रा। यहाँ क्या हो गया? तो तुम जो है वो आउट हो गए। ये जो है दोनों को भाई साहब क्या बोलते हैं? दोनों को प्रवाहिकाएं। क्या? प्रवाही। और इन चारों को एक साथ क्या बोलते हैं? चारों को एक साथ बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स। समझ में आया सर? बहुत अच्छे से समझ में आया। अब एक स्कीम चलती है परिवार नियोजन। अब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फैमिली। नोट करके आपको एक बात बताता हूँ, ये प्रश्न परीक्षा में आता है। परिवार, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए रोका कैसे जाए? भारतीय हैं, उनको इतना पता है नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाता है? पुरुषों के अंदर एक नसबंदी हुई जिसको वेस्कोटोमी कहा जाता है, तो लड़कों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेस्कोटोमी। पुरुष नसबंदी में वसा डिफरेंशिया ट्यूब को काट के धागे से बांध दिया जाता है। वसा डिफरेंशिया ट्यूब को कट कर धागे से बांध दिया जाता है। समझ में आया? आगे बात करें? बिल्कुल करो, क्यों नहीं करो। अब बच गई अपनी नर जनन ग्रंथियां।
देख लेते हैं, हेडिंग लिख लेता हूँ, मेल रिप्रोडक्शन ग्लैंड। हर ग्रंथियां जी, संख्या कितनी होती है इनकी? 3 होती है, 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, चर्चा करते हैं। एक हमने यहाँ लिखा, एक हमने यहाँ लिखा। सबसे पहले अपन बोलते हैं, अब तीनों की तीनों पेयर में पाई जाती हैं, ध्यान रखना, ऑल आर इन पेयर। पहली जो है वो है हेमाइनल वेसिकल, जिसको बोलते हैं शुक्राशय। इसमें लिखता हूं मैं हेमाइनल वेसिकल, हेमाइनल वेसिकल, जिसको हमने क्या नाम दिया हिंदी में, शुक्राशय। क्या नाम दिया हमने इसको, शुक्राशय। ये क्या पाई जाती है, ये भी 1 पेयर पाई जाती है जी। दूसरी सुनो, ये पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। वैसे ही जैसे ये भी कितनी पेयर पाई जाती है जी, ये भी 1 पेयर पाई जाती है। और सी की अपन बात करें, ये ये पाई जाती है बल्बो यूरेथल, यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल, या इसको एक और नाम है काउपर ग्रंथि। ये ध्यान रखना भाई, अब एकदम बढ़िया हो गया सन। ये भी कितने पेयर पाई जाती है साथियों, 1 पेयर पाई जाती है। ये भी 1 पेयर पाई जाती है, पाई तीनों 1 1 पेयर जाती हैं। सेमाइनल वेसिकल हो गया आपका 1 पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया ये भी 1 पेयर, बल्बो यूरेथ्रल हो गया ये भी 1, पाई तीनों 1। अब इनका देखते हैं वर्क क्या है। जनन ग्रंथियां कितनी पाई जाती है, वैसे टोटल कितनी पाई जाती है, 6 पाई जाती है। अब काम क्या है वो देखो, पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैं कौन कौन सी ग्रंथि की बात। आप समझना भाई, पेन थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, वरना तो आपके समझ में आएगा ही नहीं, सारा इसमें मामला गड़बड़ हो बैठा है। जहां जहां पेन चलाऊं आप समझ जाना। एक तो ये जी, ये वाले तो सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं, यहाँ इसको प्रोस्टेट बोलते हैं, और लास्ट वाले यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल। इन तीनों को बोलते हैं ग्रंथियां। पहले का नाम है शुक्राशय, दूसरी का प्रोस्टेट, तीसरी का बल्बोयूरेथ्रल। तीनों किस में पाई जाती है, पेट में पाई जाती है। अब वापिस टॉपिक कहते हैं। अब इनके काम क्या क्या है वो देखो आप। सबसे पहले नंबर 1 हैं सेमाइनल वेसिकल, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो हमने लिखा शुक्राशय। ये क्या काम करता है सुनो, अब वहां से वृषण के अंदर किसका निर्माण हुआ, स्पर्म का, हो गया जी बिल्कुल। ये म्यूकस, यह है म्यूकस, इसको बोलते हैं श्लेष्मा। एक चिपचिपा पदार्थ होता है उसका निष्कासन करता है, चिपचिपा पदार्थ का, ये तो चिपचिपा पदार्थ हो गया, और साथ में ऐड कौन हो गया इसके, मिक्स विद, मिक्स विद, देखो चिपचिपा पदार्थ जो है ना, ये म्यूकस, ये ध्यान रखना प्रोटीन का बना होता है। बस डाटा लिख रहा हूँ मैं। कहाँ से निकलता है जी, ये निकलता है सेमाइनल वेसिकल, थोड़ा से, जिनकी संख्या कितनी है, 2। ये जिसको अपन क्या कहते हैं 1
किसके साथ हो गया ये? मिक्स विद, कौन मिक्स हो गया? चलो ये और चर्चा करते हैं। और 2 लिखा हमने, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी संख्या कितनी है? 1 पेयर, ये इसको मैं कितना कहूँ? 2 क्या में 2 और 1 पेयर पाई जाती है। ये क्या करती है? सुनो, सिट्रिक एसिड का निर्माण करती है। सुनते जाओ, बिल्कुल का निर्माण करती है। हो गया निर्माण, ओके। अब ये सिट्रिक एसिड जो है ना, सिट्रिक अम्ल जो स्पम है, अब उसको चलने के लिए क्या चाहिए? गति चाहिए और डायरेक्शन भी। स्पम को डायरेक्शन एंड गति प्रदान, गति, या इसको मैं कहता हूँ स्पीड प्रदान करता है। 2 चीजें ऐड हो गई हैं, गति भी आ गई है, चिपचिपा भी हो गया है। प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? ध्यान रखना, सिट्रिक एसिड। नंबर 3 पे चलते। नंबर 3 है आपका बल्बोयूरेथ्रल या काउपरग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल या जिसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड्स ये क्या करती है? ये भाई साहब निष्कासन करती है फ्रक्टोज का, जो स्पर्म सेल को एटीपी के रूप में एनर्जी प्रदान करता है। यह है फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज 2 बार आ गया ना एक सर्टोली कोशिका में, ध्यान रखना। ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है CH12O6 को ऐड करता है, ऐड करता है। यह स्पर्म सेल को, सब लिख रहा हूं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में एनर्जी प्रदान करता है। अब आप ना एक बार देख लो ढंग से। फ्रक्टोज हो गया, पीछे चलो, सिट्रिक एसिड हो गया, और 3 चीज हो गई। और उससे पहले हमने एक चीज बात की थी, बताओ किसकी? स्पर्म की बात की थी। अब तीन तीन चार चीजों को अपन क्या कहते हैं? देखो स्पर्म के अंदर क्या मिला, देखो आप देखो एक बार, आप ना सारे बच्चे समझा रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, वो देखना आप एक बार। तो आपको लास्ट में समझ में आएगा कहानी क्या थी, स्टोरी क्या थी। सबसे पहले क्या बना भाई? ने बनाया सेमनीफेरस ट्यूब में, क्या मिला? म्यूकस। फिर इसके अंदर क्या ऐड हुआ? सिट्रिक एसिड। फिर प्लस में क्या ऐड हुआ? फ्रक्टोज। इसके रूप में, ऊर्जा के रूप में, है ना। अब सुनो, सारी चीजें ऐड हो गई ना। लास्ट में एक बात बताते हैं, ये आपका शुक्राणु, ये चिपचिपा पदार्थ, ये सिट्रिक एसिड और ये फ्रक्टोज, सबको हमने क्या किया? ऐड किया है। ये लो प्लस लिख देते, याद रह जाए ना, लिख जाए प्लस। इन सबको साथियों एक साथ क्या बोलेंगे, पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। जब सब एक साथ आ जाएंगे ना, पूरे रासायनिक संगठन का एक नाम होगा, और उस रासायनिक संगठन फिर ये क्या कहते हैं इसको? एन, या दूसरा इसका नाम
प्रश्न आ जाए कि वीर्य में निम्न में से कौन-कौन से घटक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? इम्पोर्टेंट है ध्यान, शिक्षा के लिए भी और जीवन। इतनी चीज़ें ऐड होती है तब वीर्य का निर्माण होता है या? अब एक बात और कर लेते हैं, शुक्राणु की शेप और देख लेते हैं अपन। हम यस आपको याद रहेगा हमेशा ही, ऐसा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये शेप होती है इसकी शुक्राणु की। एक बार ये मान लो ये शुक्राणु है, आप है ना? ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना इसको टेल बोलते हैं और आगे वाला जो हिस्सा इसको हेड बोलते हैं और इसी हेड को बायोलॉजी में बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रो और यहाँ होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और एक्रोसोम जो है ना ये किसका बना होता है? परीक्षा में सवाल आता है, ध्यान रखना, गोल्जी का का बना होता है। अब ये गोल्जी का क्या होता है इसके लिए तो आपको मेरी एक वीडियो देखनी पड़ेगी जिसको सेल के बारे में पढ़ना। आप छोटी सी लाइन जरूर थोड़ा दिमाग में बैठा लो, प्राणों का जो पोषक पदार्थ होता है ना वो कौन होता है? पोषक पदार्थ किसका? शुक्राणु का, ध्यान रखना फर्क। और शुक्राणु जो है ना वो लगभग 72 आवर्स क्या रहता है दिमाग में, बटा बटा बटा। चलो साथियों, क्या आप लोगों को ये आया? अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बिल्कुल भी वीडियो को चूक मत जाना। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फिर हम पढ़ेंगे बेबी का निर्माण कैसे होता है। सभी साथियों से मैं यहाँ विदा लेता हूँ। जय हिंद।